आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के यह केमिस्ट्री विषय का लेक्चर आज हम लोग इस वीडियो में जो कि हमारा दूसरे लेसन का दूसरा पार्ट है और ये बहुत ही छोटा सा पार्ट था। हम लोग आज भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है और उस परिवर्तन है प्रकृति में, जो उन सारी बातों को अध्ययन करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग परिवर्तन क्या है, प्रकृति में परिवर्तन किस कारण से होता है, अगर परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन के भी प्रकार, तीव्र, मंद, गति से अति तीव्र, नियमित, अनियमित, इन सारी परिवर्तनों को हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में डिटेल्स हम लोग अध्ययन करेंगे और यह आपका दूसरा लेसन का लास्ट वीडियो है। बस इसमें 2 ही पार्ट हो पाए, क्योंकि बहुत ही छोटा पार्ट था। इसके बाद हमारा तीसरा पार्ट आ जाएगा, जो कि उसमें भी छोटा पार्ट है, 2-3 वीडियो होगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक, जो कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है क्या, क्योंकि जब तक हम उसका मतलब नहीं समझेंगे तब तक हम उसका अंतर नहीं निकाल पाएंगे। तो याद रहे, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, अर्थात नया पदार्थ नहीं बनता, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के आकार, आकृति, भौतिक गुण, ये सब परिवर्तित हो सकता है, लेकिन उस पदार्थ की जो प्रकृति होगी वह कभी नहीं बदलेगी। जैसे लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न होना, पानी का बर्फ बनना या पानी का वाष्प बनना। तो भौतिक परिवर्तन में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि उस कारक को हटा देने पर, जैसे जिस कारक से वह अवस्था परिवर्तित हो रहा है, यदि हम उस कारक को हटा दें तो जैसे उस कारक को हटाएंगे वह पदार्थ अपने पुनः अवस्था में चला आएगा, अर्थात हम उसे पुनः उस अवस्था में ला सकते हैं। अर्थात जो हमारा भौतिक परिवर्तन है, एक तरीके से ये व्युत्क्रमण अभिक्रिया की तरह होता है, अर्थात हम इन्हें पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे पानी है, आप पानी को बर्फ़ बना देंगे तो बर्फ़ बन गया, आपने ठंडा किया, लेकिन आप फिर से अगर बर्फ़ को पानी बनाना चाहें तो आप फिर से उस बर्फ़ को पानी बना सकते हैं। तो ये देखिए आपका परिवर्तन हुआ, मतलब आपने फिर से उस बर्फ़ को पानी बना दिया। तो भौतिक परिवर्तन में उस पदार्थ को पुनः उस अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे नमक या पानी, चीनी का पानी में घुलना, जैसे पदार्थ का चूर्ण बनना आदि, ये सब के सब हमारे भौतिक परिवर्तन हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है और जो पदार्थ बनता है उसका गुण मूल पदार्थ के गुण से सदैव भिन्न होता है
और इसकी प्रकृति भी बदल जाती है। तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। नए पदार्थ को पुनः मूल पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे लोहे की कील पर जंग लगना, दूध से दही बनना, पदार्थ का जलना, दूध का फटना। जैसे आपका एक बार दूध फट जाए तो क्या आप उसे पुनः उस अवस्था में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। जैसे दूध का दही बनना, अगर आपका दूध दही बन गया तो आप पुनः उस दही को दूध नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी प्रकृति जब चेंज हो जाएगी रासायनिक परिवर्तन में तो आप पुनः उस अवस्था में उसको नहीं ला जा सकते। जैसे भोजन का पचना, ये सब के सब आप रासायनिक परिवर्तन हैं। रासायनिक परिवर्तन में कोई भी पदार्थ हो, यदि उसका गुण और आकार अर्थात उसकी रासायनिक संगठन, अगर प्रकृति ये सब अगर चेंज हो गया, बदल गया, परिवर्तित हो गया, तो वह पुनः अपनी अवस्था में लौट के नहीं आएगी। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन रहा। अब रासायनिक परिवर्तन में ध्यान रहे किसी नए पदार्थ का निर्माण होना फिक्स होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन इन दोनों में क्या अंतर है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एग्ज़ाम में ये भी फेमस क्वेश्चन है, पूछता रहता है। आप सभी लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपके सामने हमने इसमें नोट्स में लिखा भी है। आइए इसमें 4-5 पॉइंट हैं, इसमें हम लोग जान लेते हैं। तो पहला भौतिक परिवर्तन में लेते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण जैसे उसका रंग, अवस्था, प्रकृति आदि में परिवर्तन हो जाता है। आकृति में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन प्रकृति कभी नहीं बदलती भौतिक परिवर्तन में। लेकिन उसकी जो रचना में कोई अंतर नहीं आती। ऐसे परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण अर्थात रंग, अवस्था आदि सभी बदल जाते हैं और साथ ही पदार्थ की रचना भी पूर्ण रूप से बदल जाती है। भौतिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। भौतिक परिवर्तन में यदि कारक को हटा लें तो पदार्थ अपनी पुनः मूल अवस्था को प्राप्त कर सकती है, अर्थात पुनः अपनी अवस्था प्राप्त कर लेती है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में कारण हटा लेने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता। भौतिक परिवर्तन में न तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और न ही शोषित होती है, जबकि अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक परिवर्तन में या तो ऊष्मा उत्पन्न होती है या फिर ऊष्मा शोषित होती है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में परिवर्तित हो जाता है। भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भार में कोई अंतर नहीं आता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में वस्तु के भार में अंतर तथा पदार्थ के बनने के कारण भी आ जाते हैं। भौतिक परिवर्तन में ताप और विद्युत से कोई रचना में अंतर नहीं आता, जबकि वस्तु की रचना में एवं विद्युत से परिवर्तित हो जाते हैं। भौतिक परिवर्तन में दाब के प्रभाव से
पदार्थ का केवल आकार एवं रूप बदलाता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में अधिक दाब पर नए पदार्थ बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये 5, 7, 8 पॉइंट रहा आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। आगे बढ़ते हैं और हमारा कुछ और परिवर्तन है। प्राकृतिक परिवर्तन। तो प्राकृतिक परिवर्तन क्या होता है? प्रकृति में स्वतः होने वाले परिवर्तन को हम लोग प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। चूँकि प्राकृतिक परिवर्तन, यह परिवर्तन स्वतः होता है, ये न तो कोई करता है, यह क्रिया स्वयं अपने आप संपन्न होती है। जैसे आपका पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, मौसम का बदलना। आपने देखा कि मौसम किसी मनुष्य या किसी वैज्ञानिक के द्वारा नहीं बदलता, अर्थात यह स्वतः अपने आप बदलती रहती है। जैसे बादल का आना, वर्षा का होना, ज्वालामुखी का फटना, भूकंप आना, अचानक ज्वार भाटा आना, भूकंप आना, आंधी तूफान आना, सूखा बाढ़ आना, पर्वतों पर बर्फ़ का जमना, ये सभी के सभी, बारिश का होना, ये सब के सब प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं। अब कृत्रिम परिवर्तन क्या होता है? तो कृत्रिम जो मतलब मनुष्य अर्थात जो आर्टिफिशियल हों, अर्थात मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन हमारे कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे हम लोग किसी पदार्थ की अवस्था को बदल देते हैं, तो मनुष्य के द्वारा, जैसे आपका मिट्टी है, हमने उससे ईंट बना दिया, लकड़ी से हमने उसको परिवर्तित करके कुर्सी मेज़ बना दिया, खिड़की दरवाज़ा बना दिया। दूध है, उससे हमने दही बना दिया, दही से हमने उससे घी मतलब मक्खन निकाल लिया, हमने दूध से पनीर बना दिया, फिर क्रीम बना, मक्खन, क्रीम आदि, ये सब के सब जो हम लोग बनाते हैं, मतलब परिवर्तित कर लेते हैं, ये सब के सब हम कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। कृत्रिम परिवर्तन ये मनुष्य के द्वारा होता है, यह किसी परिवर्तन अपने स्वयं की क्रिया के द्वारा नहीं होते। कृत्रिम परिवर्तन के कुछ हमारे हानिकारक प्रभाव भी हैं। जैसे मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, चूँकि आप जानते हैं मनुष्य बहुत स्वार्थी आदमी है ही, तो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए विभिन्न प्रकार के पौधों को अपने उपयोग में ला रहा है। उसने खेती करने, उद्योग लगाने, जनसंख्या वृद्धि आदि के नए नए आवासों का निर्माण करने के लिए जंगलों को काटकर प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ के रख दिया है और वातावरण प्रदूषित होता हुआ चला जा रहा है। वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, जिससे मृदा अपरदन हो रहा है, वायु और जल प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे मनुष्य का जीवन भी बहुत दुर्लभ हो गया है। तो इस तरीके से कृत्रिम परिवर्तन हमारे लिए लाभदायक भी है, जो कि स्वयं मनुष्यों के हाथ में है। मनुष्य स्वार्थी आदमी अपने आप को लाभित करने के लिए वह कुछ भी परिवर्तित यहाँ कर सकता है। अब अनियमित परिवर्तन क्या है? ऐसे परिवर्तन जिस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण न हो, अर्थात इसका सेंटेंस ही कह रहा है अनियंत्रण, मतलब जिस पे कोई नियंत्रण न हो। कुछ ऐसे भी परिवर्तन हैं जिसको मनुष्य परिवर्तित नहीं कर सकता। जैसे आपका समुद्र में लहर का उठना है, तो यह अनियंत्रित परिवर्तन है, क्योंकि इस पे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तूफान का आना है, बादलों का आना, दिन रात का होना, समुद्र में ज्वार भाटा का आना, ग्रहण का लगना आदि, ये सब के सब हमारे अनियंत्रित परिवर्तन हैं, क्योंकि हम इस पर नियंत्रित नहीं कर सकते। अगला हमारा है नियंत्रित परिवर्तन। जिस परिवर्तन पर मनुष्य का अधिकार हो, मनुष्य उसे
नियंत्रित कर सकता है। ऐसे नियंत्रण को हम नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। जैसे चलती हुई गाड़ी है तो हम उसको धीमा कर सकते हैं, या गाड़ी है उसको हम तेज़ परिवर्तित करके उसकी चाल में उसे तेज़ कर सकते हैं। जैसे आग लग रही है कहीं, हम उसको धीमा कर सकते हैं, उसको तेज़ कर सकते हैं। कोई वस्तु धीमी चल रही है उसको हम बढ़ा सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो ये सब मतलब जिस पे हम नियंत्रित कर सकते हैं, जिसके कोई भी परिवर्तित हो पर हम उस पर नियंत्रित कर सकें, तो जान लीजिए वो हमारा नियंत्रित परिवर्तन है। अब कुछ परिवर्तन के हमारे उदाहरण हैं। जैसे ध्वनि उत्पन्न करने वाले परिवर्तन, जैसे पटाखा फोड़ने में ध्वनि का प्रकाश की चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं, बंदूक की गोली दागने से ध्वनि का उत्पन्न होना। ऊष्मा शोषित होने वाले परिवर्तन, जैसे हमारे कुछ ऐसे भी हैं जो ऊष्मा शोषित में परिवर्तन होने पर ऊष्मा शोषित होते हैं। जैसे हथेली पर एल्कोहल या ईथर की बूंद रखने पर इनका शीघ्र वाष्पीकृत हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होता है। ग्लूकोज को जीभ पर रखने से यह मीठा और ठंडा प्रतीत होता है। इस क्रिया में ग्लूकोज घुलने में ऊष्मा जीभ से अवशोषित करती है, जिससे हमें वह ठंडा महसूस होता है। ऊष्मा उत्सर्जित होने वाले कुछ पदार्थ हैं। जैसे चूने को अगर हम पानी में घोल दें तो वह कास्टिक सोडा को पानी में घोलें तो ये दोनों ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। आपका जो विलयन होगा वो कुछ समय पश्चात बहुत गर्म हो जाएगा। परिवर्तन में कुछ ऊर्जा भी उत्पन्न होते हैं। जैसे हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल में प्रकाश द्वारा परिवर्तन, ये सब के सब होते हैं। परिवर्तनों में कुछ ऊर्जा, जैसे परिवर्तन में ऊर्जा या अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है। कोई भी पदार्थ हो, हमेशा आपको ध्यान रहे जब पदार्थ की उसमें परिवर्तन अगर होगा तो ध्यान रहे या तो वो ऊर्जा अवशोषित करेगी या तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगी। इसी आधार पर परिवर्तनों को ऊष्माशोषी परिवर्तन एवं ऊष्माक्षेपी परिवर्तन में विभाजित किया जा सकता है। वे परिवर्तन जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती हैं ऊष्माशोषी कहलाती हैं, और जिस परिवर्तन में ऊर्जा उत्सर्जित होती हैं उसे ऊष्माक्षेपी परिवर्तन कहते हैं। जैसे आपने चूना को पानी में घोला तो जब ये परिवर्तित होता है धीरे धीरे तो ये ध्यान रखें ऊष्मा को उत्पन्न करता है। इसलिए हमारा ऊष्मा जो हमारा चूना है ऊष्माक्षेपी पदार्थ है। जैसे यूरिया को आप पानी में घोल दीजिए तो यूरिया पानी में घुलने के बाद विलयन को ठंडा कर लेता है, क्योंकि यह पानी के ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है, जिससे अतः यह हमारा ऊष्माशोषी पदार्थ है। ईंधन का जलना उसमें ऊर्जा प्रदान करता है। हम इस परिवर्तन का उपयोग भोजन बनाने में करते हैं। ईंधन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा से फैक्ट्रियों और ऑटोमोबाइल्स जैसे कार, स्कूटर, ट्रक, फैक्ट्री आदि को चलाते हैं। ईंधन का अधिक मात्रा में प्रयोग हमारे चारों तरफ वायुमंडलीय प्रदूषण से संबंधित समस्या उत्पन्न करते हैं। इन परिवर्तनों के लिए उत्तरदायित्वकारों को समझना चाहिए, इस पे नियंत्रित करना चाहिए और इनके नियंत्रित के बारे में हमें कुछ सोचना चाहिए, जिससे ये जो प्रदूषण बढ़ रहे हैं इस पे नियंत्रित हो। जैसे वर्षा, बादल फटना, भूकंप आना, ऋतु परिवर्तन ऐसे उदाहरण हैं तो जिनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये हमारा आज भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। और इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा है, 2 जैसे इसमें पूछा है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। हम आपको बता दें ये रासायनिक परिवर्तन है। ज्वालामुखी का फूटना यह हमारा अनियमित परिवर्तन है, क्योंकि हम इस पर नियंत्रित नहीं कर सकते। दिन रात का होना अर्थात जो दिन रात है हमारा, ये जानते हैं आप, नियमित और प्राकृतिक परिवर्तन है। ये हमेशा नियमित होगा, क्योंकि दिन रात ऐसा नहीं है चाहे जब हो जाएगा, वह अपने निश्चित समय पर होगा।
और ये प्राकृतिक परिवर्तन है, हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से यह आज आपका दूसरा पाठ समाप्त हुआ। एक और छोटा सा पाठ बचा हुआ है, तीसरा पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उससे एग्जाम्पल सवाल बनना आपका 1-2 मतलब उससे क्वेश्चन बनना आपका 100% फिक्स है। तो आप लोग अगली वीडियो पे भी ध्यान देंगे। आज आपका दूसरा पाठ तैयार हुआ। अगला हमारा पाठ रहेगा अम्ल, क्षारक और लवण। इससे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप सभी कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपने प्रॉब्लम को बताएंगे, उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ाई करते रहिए, अगली वीडियो में हम फिर से आएंगे।